नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला महीना। इस साल का पहला महीना जनवरी तुला वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आपका जॉब, कैरियर, पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, इसी के साथ साथ शादी, विवाह, प्रेम, रोमांस, प्यार वगैरह ये सब। इसके साथ साथ ही हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, पैसा, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। स्टडी, अब्रॉड एजुकेशन, बाहर विदेश जाना, ये सारी ही चीज़ें देखेंगे हम। पर सबसे पहले आ जाते हैं इस समय जो ग्रह हैं वो कैसे चल रहे हैं, कुंडली क्या बन रही है आपके लिए। तो देखिए इस तरह से हमारे ग्रहों की स्थिति, ये 7 नंबर आप देख रहे हैं इस वजह से है क्योंकि आपका जो नंबर है जोडियाक का वो 7वां है। 12 जोडियाक है हमारे, मेष से लेके मीन तक। मेष पहला है, मीन 12वां है। ये जो नंबर है ये दिखाता है कि कौन सा जोडियाक पहले भाव में है। तो 7 नंबर मतलब तुला। तो तुला है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला भाव खाली है। द्वितीय भाव में मंगल और केतु आपको नजर आ रहे हैं। इनमें से जो मंगल हैं वो 16 तारीख को धनु में आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए लाल रंग के ये जो मंगल हैं ये यहाँ पर 15 तारीख तक है या 16 तक भी कह सकते हैं। 16 को ये यहाँ पर आ जाएंगे धनु में, तृतीय भाव में, धनु राशि में। तब तक ये कहाँ रहेंगे, आपके द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि में रहेंगे। साथ में केतु तो दिख ही रहे हैं, ये नीले रंग के केतु हैं। केतु आपके द्वितीय भाव में वृश्चिक में है। इसके साथ साथ सूर्य को आप देख सकते हो 14 तारीख तक ये तृतीय भाव में धनु राशि में। उसके बाद क्योंकि मकर संक्रांति होगी 14 तारीख को ये मकर राशि में आ जाएंगे, चौथे भाव में आपके सूर्य। शुक्र जो है पूरे ही समय आपके तृतीय भाव में रहेंगे धनु राशि में। और शुक्र आपके वक्री चल रहे हैं, आपके लग्नेश वक्री चल रहे हैं। कब तक? 29 तारीख तक। 29 तारीख को ये मार्गी हो जाएंगे। इसके रिजल्ट पे हम बात करेंगे। ये चतुर्थ भाव है जिसमें आप देख सकते हो मकर राशि में शनि है और बुध उनके साथ में है। शनि और बुध मकर राशि में चतुर्थ भाव में आपके गोचर कर रहे हैं। और गुरु को पंचम भाव में गोचर चल रहा है, गुरु का कुंभ राशि में। कुंभ राशि में पंचम भाव में जो 11 नंबर है कुंभ राशि को दिखाता है। छठा भाव, 7वां भाव खाली है। अष्टम भाव में वृषभ राशि में, काल पुरुष की दूसरी राशि होती है ये, इसमें राहु आपके गोचर कर रहे हैं। ये नवम भाव, दसम, एकादश और 12th हाउस मतलब कि 12वां भाव, द्वादश भाव ये खाली है आपका। तो इस तरह से रही आपकी ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं इसके रिजल्ट पर। देखिए सबसे पहले लग्नेश मतलब आपके राशि का स्वामी। तुला के स्वामी कौन है? शुक्र है। वृषभ के स्वामी भी शुक्र हैं। शुक्र की 2 राशियां हैं, तुला और वृषभ। तुला को हम 7 नंबर से, वृषभ को हम 2 नंबर से दिखाते हैं। तो देखिए लग्न का स्वामी तृतीय भाव में बैठा है। अब चूंकि तुला के स्वामी शुक्र हैं और वृषभ के स्वामी भी शुक्र है, इसको 2 नंबर से दिखाते हैं और 2 नंबर यहाँ पर दिखता है। ये कौन सा भाव है? 8वां। यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला भाव और 8वें भाव का स्वामी तृतीय भाव में जाकर वक्री हो रहा है। पहले भाव का स्वामी अगर तृतीय भाव में जाता है तो मेहनत काफ़ी होती है, एफर्ट काफ़ी रहता है लाइफ में और पराक्रम काफ़ी करना पड़ता है। साथ में यात्राएं, टूर ट्रैवल काफ़ी रहता है। मतलब अक्सर ऐसा इंसान एक जगह पर नहीं रहता अगर जन्म पत्री में हो तो। अब गोचर में होगा तो क्या यात्रा ले आएगा। आपके लिए कोई यात्रा हो सकती है, अब्रॉड जाना पड़ सकता है, थोड़ा कहीं दूसरे शहर ही जाना पड़े, कुछ यात्राएं बढ़ सकती है। ये भाव कम्युनिकेशन का भी है, तो आपका कम्युनिकेशन सर्कल बढ़ने वाला है। फ्रेंड्स या भाई बहनों से भी आप कहोगे कहीं ना कहीं इंटरेक्शन बढ़ेगा। पड़ोसियों से, वातावरण में कुछ अगर आप 2 लोगों से बात करते थे तो पॉसिबिलिटी है अब 4-5 लोगों से आपकी बातें होने लगे। बिजनेस के हिसाब से अच्छा है, क्लाइंट बढ़ सकते हैं, लोग बढ़ सकते हैं, जिस आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब ज़्यादा लोगों से आपकी जानकारी बढ़ेगी। इस चीज़ को ये दिखा रहा है। टूर ट्रैवल को दिखा रहा है ये। इसके साथ साथ तृतीय भाव आर्ट का है, फाइन आर्ट है, आपका डिजाइनिंग है, किसी चीज़ का क्रिएट करना है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, उस सब का भी है। और अगर आपका कार्य उससे कुछ मिलता जुलता है या उससे किसी भी तरह से जुड़ा है तो उसके लिए शुभ संकेत है। अष्टम का स्वामी भी तृतीय भाव में जा रहा है। आप खुद से गलती नहीं करनी है। अष्टम का भाव स्वामी जब तृतीय भाव में जाता है तो कई बार लोग खुद भी गलती कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि गुस्सा करना अच्छा नहीं है, पर गुस्से में आके उससे झगड़ा कर सकते हैं जिससे नहीं करना चाहिए। बाई चांस बॉस से झगड़ा कर लिया तो खुद पता है साफ साफ कि भाई नहीं करना है, पर फिर भी कर लेते हैं क्योंकि तृतीय भाव
जो है वो आपका पराक्रम है, वहां अष्टम आ रहा है। अष्टम मतलब उतार चढ़ाव, अपने ही पराक्रम से उतार चढ़ाव जीवन में ला सकता है व्यक्ति, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। छोटे भाई बहनों की लाइफ में उतार चढ़ाव आ सकता है। शुक्र वक्री है, तो एक तो लग्नेश वक्री है उसका रिजल्ट आएगा, अष्टमेश वक्री है उसका रिजल्ट आएगा। इसके साथ साथ शुक्र नैसर्गिक रूप से रिलेशन को दिखाते हैं, रिश्तों को दिखाते हैं, उसका भी रिजल्ट आएगा। तो लग्नेश वक्री मतलब स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चीजें थोड़ा एफर्ट लगाने से ही होंगी। कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, तो किसी भी चीज़ को जब तक पूरा ना समझें उस पर भरोसा ना करें, शक के बेस पे कुछ ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अष्टमेश आपका वक्री है, तो सास ससुर के साथ मैरिज लाइफ में भी थोड़ा ध्यान रखने की बात बनती है आपका। और शुक्र बनता है तो शुक्र तो रिश्ता है, प्रेम है। शुक्र ब्यूटी है, आकर्षण है, आपकी कामना है। कामना मतलब कुछ भी आपकी पाने की इच्छा, चाहे वो कपड़ा हो, धन हो, गाड़ी हो, रिश्ता हो, फिजिकल कंफर्ट हो, सब कुछ वो वक्री चल रहा है। इसका मतलब ये कि इन सब चीज़ों को फिर से देखने की आवश्यकता है। वक्री का एक मतलब ये भी होता है कि आप रुकें, थोड़ा चीज़ों को देखें, क्या वो सही डायरेक्शन में है भी या नहीं। सीधे भागते रहना भी आप लक्ष्य पे नहीं पहुंच सकते, आपको डायरेक्शन भी सही होनी चाहिए रास्ते में। ठीक उसी तरह से आप किसी पेड़ को काट रहे हो कुल्हाड़ी से, तो थोड़े दिन बाद वो कुल्हाड़ी ना कुद्ध हो जाती है, उसकी धार नहीं रहती है। तो ऐसे में आपको ब्रेक लेना है, उसको आप कहिएगा कि तेज करना है, थोड़ा रेस्ट भी करना है, फिर से काटोगे तो चीज़ जल्दी कटेगी। जैसे एक्सरसाइज भी करते हैं, तो सिर्फ एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी या शरीर स्वस्थ नहीं हो जाएगा। आप एक्सरसाइज करोगे बहुत अच्छी तरह से, खाना खाओगे, बस के साथ साथ रेस्ट भी करोगे। रेस्ट आपको रोक नहीं रहा, रेस्ट आपको बल्कि आगे बढ़ाने में सहायता कर रहा है। ठीक इसी तरह जब वक्री ग्रह होते हैं तो रिश्तों में थोड़ा फिर से देखने की आवश्यकता है, कहीं आपकी तरफ से कोई गलती तो नहीं हो रही है। लग्न मतलब स्वास्थ्य के बेस पर आप सही समय पर खाना, हेल्दी खाना तो खा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं आप काम पे इतना सारा ध्यान है कि आप डाइट का ध्यान ही नहीं रख रहे और पता लगा कि कोई डिजीज आगे चल के प्रॉब्लम दिखाई तो आगे चल के देगी, पर हो तो अभी रही होगी ना, धीरे 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 धीरे। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य के प्रति। लग्न बुद्धि भी है, तो क्या आप दूर की सोच लेके चल रहे हो या फिर आप आज ही की दुनिया में हो? क्या आप ये भी लेके चल रहे हो कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ इसे 10 साल बाद, 20 साल बाद या क्या होने वाला, जिस तरह से दुनिया बदल रही है उसके साथ साथ मुझे अपने काम को किस तरह से बदलना है, इसकी आवश्यकता शुक्र दिखा रहे हैं जनवरी में। साल की शुरुआत में वैसे भी ये बहुत शुभ है कि आप देखें कि रास्ता किस तरफ जा रहा है। तो शुक्र का ये रिजल्ट आ गया। शुक्र को शुभ करने के लिए, चूंकि शुक्र आपके लग्नेश हैं, तो आपके लिए हमेशा ही स्त्रियों का हमेशा सम्मान करें, रेस्पेक्ट करें, अपनी खूबसूरती का ध्यान रखें। खूबसूरती मतलब बाहरी खूबसूरती और अंदरूनी भी, मतलब कि अंदरूनी आप कह सकते हो शुचिता, पवित्रता मन की, उसका भी ध्यान रखना है आपको, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करना, साफ सफाई का ध्यान रखना, ये सब करें। दही से स्नान करना शुक्रवार के दिन, और जो इलायची होती है, इलायची है, नींबू है, उसका उपयोग करना खास करके शुक्रवार के दिन, तो ये आपके लिए शुभ है, अच्छा है। गाय को सेवा करना, गाय की सेवा करना भी आपके लिए अति शुभ है। इसके बाद देखिए आते हैं मंगल पर। मंगल की स्थिति 16 तारीख तक तो थोड़ी टफ है। किसके मामले में? रिलेशनशिप के मामले में। अच्छी भी है किस चीज़ के लिए? देखिए रियल एस्टेट से लाभ हो सकता है, जमीन आदि से लाभ हो सकता है। मंगल जब शुभ होते हैं तो घर से भी ज़्यादा जमीन, खेत आदि से आपको लाभ करा सकते हैं। यहाँ बैठे मंगल केतु वैसे तो पिशाच योग बना रहे हैं, कुछ लोग इसको अंगारक योग बोल देते हैं, पर ये वास्तव में अच्छा योग ही है, क्योंकि केतु अपने आप में बुरे नहीं होते, जैसे ग्रह के साथ बैठते हैं उसका ही ग्रहण कर लेते हैं। तो द्वितीय भाव में बैठा है तो धन के मामले में तो अच्छा है, पर चूंकि दोनों अग्नि वाले ग्रह हैं और वाणी के भाव में बैठे हैं तो वाणी थोड़ी कटु हो सकती है, वाणी मीठी रखने की आवश्यकता है। परिवार में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग आप कह सकते हो कि थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ सकता है, एक दूसरे से मनमुटाव हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। मंगल कभी कभी यहाँ पर आकर कोई अप्रिय सूचना भी आपको मिल सकती है, अपने परिवार में किसी की इस तरह की पॉसिबिलिटी बनती है। और यात्रा करते वक्त, ड्राइविंग करते वक्त विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अष्टम में राहु तो है ही जो कि एक्सीडेंट आदि को दिखाते हैं, ऊपर से मंगल की भी दृष्टि आ रही है, तो वो बिल्कुल ध्यान रखना है 16 तारीख तक। 16 के बाद आपके मंगल यहाँ आ जाएंगे। मंगल आपके सप्तमेश है, सप्तमेश का तृतीय भाव में जाना अति शुभ है, अति बेटर है। मतलब स्पाउस के साथ रिश्तों में आप सुधार आने की चांसेस है, आपस में प्रेम भी बढ़ेगा। यहाँ से आप
पद प्रतिष्ठा सम्मान के हिसाब से भी मंगल का तृतीय भाव में गोचर अच्छा कहा गया है, क्योंकि ये आपको पराक्रम करने को दिखाता है। और जब पराक्रम करेंगे तो रिजल्ट अवश्य आएगा, क्योंकि यहाँ से मंगल भाग्य को देख रहे हैं। मतलब यहाँ पर आपका पराक्रम आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होगा, अब्रॉड आपको ले जा सकता है। आपकी लाइफ में, आपके स्पाउस की लाइफ में भी कोई जर्नी वगैरह को यहाँ से वो दिखा रहा है। अब जब तक यहाँ पर थे सप्तमेश तो केतु के साथ थे, तो रिश्तों में थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन दिखा रहे थे। यहाँ पर उसकी स्थिति बेटर है। ठीक इसी समय 14 तारीख को सूर्य भी तृतीय भाव से चतुर्थ में आ जाएंगे। इससे पहले जब वो तृतीय में रहेंगे तो आपको लाभ हो सकता है। लाभ के लिए तृतीय भाव में अच्छे हैं। किससे? आपके नेटवर्क से, फ्रेंड से। जब चतुर्थ में आएंगे तो आपको माता से, रियल एस्टेट, जमीन आदि से लाभ जो है सूर्य बना रहे हैं। और मंगल की दृष्टियों की अगर हम बात कर लें तो जब यहाँ पर थे तो 1 2 3 4 पंचम भाव पर, आपके अष्टम पर और नवम पर। पंचम पर मतलब संतान के लिए थोड़ा सा डिसिप्लिन, आप एक्स्ट्रा डिसिप्लिन हो सकते हैं संतान के बारे में। अष्टम की दृष्टि को हमने बताया कि भाई इन लॉज के साथ थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है और एक्सीडेंट आदि का थोड़ा भय रहता है। नवम पर मंगल की दृष्टि जो है पिता के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, पिता के साथ, गुरु के साथ। अब जब मंगल यहाँ पर आए, तृतीय भाव में आए तो शुभ है, शत्रु को परास्त करने वाले होंगे। आपका अब्रॉड एजुकेशन आदि के लिए ठीक है। काम के क्षेत्र में कंपटीशन रखेंगे। अब सूर्य की अगर हम बात कर लें, तृतीय भाव में सूर्य शुभ थे, दसम भाव में भी सूर्य पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए बढ़िया है। यहाँ से दसम भाव को ही देख रहे हैं। दसम भाव पर सूर्य की दृष्टि शुभ मानी जाती है। पॉलिटिक्स आदि के लिए ठीक है, पर यहाँ पर सूर्य की दिग्बल नहीं रहता तो थोड़ा भ्रम, नॉलेज का थोड़ा, तो किसी का परामर्श ले सकते हैं। सूर्य जब दसम में हो तो व्यक्ति जानता है किधर जाना है, चतुर्थ में हो तो ज्ञान हो, नॉलेज तो होती है, पर ये रास्ता दिखाई नहीं पड़ता कि करना क्या है। तो ऐसे में कोई भी बड़ा निर्णय ले तो किसी की सलाह ले सकते हैं। बुध की अगर हम बात करते हैं तो भाग्य का स्वामी चतुर्थ में चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। पर भाग्य का स्वामी आपका वक्री रहेगा 14 तारीख से। 14 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक बुध वक्री रहने वाले हैं। भाग्य का स्वामी वक्री है तो भाग्य थोड़ा स्लो काम कर सकता है। कम्युनिकेशन में थोड़ा गलती हो सकती है। तो जब भी कोई बात करते हैं, कोई कमेंट करते हैं तो उसको सोच समझ के लिखना है। ऐसे ही नहीं लिख देना है या ऐसे ही नहीं बोल देना है। वैसे भी वाणी हमेशा सोचकर ही बोलनी चाहिए। इसलिए नहीं कि कुछ बोलना है, जब कुछ बोलने को हो तभी बोलना चाहिए। और जहाँ बोलने के लिए जरूरी है वहाँ जरूरी भी है, और जहाँ नहीं बोलना है तो वहाँ व्यर्थ में बोलने से कोई बात बनती नहीं है। वैसे भी अगर कोई व्यर्थ में बोलता रहता है तो लोगों को आदत पड़ जाती है, वो बोलता ही रहता है, उसके कहने का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस लेता भी नहीं है, क्योंकि वो हर समय कुछ ना कुछ बोलता है या बोलती है। पर जो लोग समय पर और कुछ जब बात होती है वही बोलते हैं, जिसका कोई असर होता है, तो उसको ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है। इसीलिए कहा भी गया है कि सोच के बोलिए। तो जब बुध वक्री हो तो सोच के अवश्य बोलना चाहिए। बुध व्यापार भी है, कोई भी डील आप करते हैं तो उसको 2 बार चेक करके आप कीजिए। कोई सामान आप खरीदते हैं तो वहाँ पर भी आपको सब देख लेना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आदि, क्योंकि बुध डॉक्यूमेंट्स आदि भी दिखाते हैं। तो ये तो रहा बुध का। और बुध 12वें भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ में जा रहे हैं, तो माता के ऊपर कोई खर्च आ सकता है। माता की हेल्प के लिए शायद आपको कुछ खर्च करना पड़े, जो कि अच्छी बात है। इसके बाद शनि ढैया आपकी चल रही है, और जिनका तुला राशि है, राशि मतलब जिनका तुला में चंद्रमा, जिनका लग्न है, उनकी ढैया भले ही ना सही, पर गोचर तो उनका भी एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत को दिखाता है। चतुर्थ भाव में जब शनि आते हैं तो अपने स्थान से दूर ले जा सकते हैं। माता की स्थिति थोड़ी सी टफ रह सकती है। अपने व्यापार की जो स्थिति है वहाँ पर भी एफर्ट, हार्डवर्क होता है। कई बार उतना रिजल्ट नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। ऐसे में शनि महाराज के लिए आप हनुमान जी की पूजा करें, माँ काली की पूजा करें, वृद्धों की सेवा करें। अब ये काम सब दिल से होने चाहिए, उपाय के रूप में नहीं। मतलब कि ये पूजा जैसे आप करते हो हनुमान जी की, तो वो करते ही रहो। हनुमान जी आप कहीं ना कहीं आराध्य, डिवोशन आपके मन में होना चाहिए। और ठीक इसी तरह से वृद्धों की सेवा भी आपको दिल से आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कर तो रहे हो सेवा शनिवार को, पर संडे को आपको वृद्धों के प्रति कोई मन में संवेदना है ही नहीं, तो फिर बात वही रहेगी कि आप कहोगे कि भाई रेमेडी तो कर रहे हैं पर कोई असर नहीं हो रहा है। दिल से चीज़ें आनी चाहिए। काले कुत्ते को रोटी दे सकते हैं, कुत्तों को रोटी दे सकते हैं, कौवा है उसको कुछ खिला सकते हैं। अगर 7 दिनों में से एक दिन चुन रहा है तो शनिवार को खिला सकते हैं। गाय को भी, गाय की सेवा भी सभी ग्रहों के लिए अच्छी होती है, वो आप करिए, दिल से करिए, मन से करिए, रिजल्ट के लिए मत करिए।
सकाम काम और निष्काम कर्म में निसंदेह निष्काम कर्म ही श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं और बात सत्य भी है। क्योंकि जब निष्काम काम करते हो तो आप उसके रिजल्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, तो होता क्या है, आपका पैशन बना रहता है। अगर आपका रिजल्ट पे ध्यान है तो आप काम भी कर रहे हो, आपका ध्यान रिजल्ट पे, रिजल्ट बाय चांस नहीं आता, आपका पैशन कम होता है। और कार्य में अगर पैशन नहीं, आप उसको सिर्फ फिजिकली कर रहे हो और दिल से कोई संवेदना भावना नहीं है, तो उसका रिजल्ट भी शायद ही बहुत कम आएगा, ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, शनि की यहाँ से दृष्टियाँ आपके छठे भाव पर है, तो रोग ऋण शत्रु को तो समाप्त करेगी, पर हार्ड वर्क मेहनत यहाँ पे रहेगा। दसम भाव पर दृष्टि है तो हमने कहा कार्य के क्षेत्र में काफ़ी एफर्ट कराएगी, और लग्न पर है, चीज़ों को डिले कराएगी। अब ढैया आपकी अगले साल खत्म होगी 2-3 महीने के लिए, अप्रैल मई जून जुलाई, उसमें आपके शनि जो है पंचम में आएंगे, तो वो थोड़ा सा बेटर रहेगा, अपनी राशि में रहेंगे। यहाँ पर भी और लोगों की अपेक्षा में तुला राशि वालों की ढैया या साढ़े साती बेटर जाती है, क्योंकि यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वो अंबुधि नाम का योग भी बना रहे हैं, जो धन देने वाला है, पैसे देने वाला, घर गाड़ी भूमि वाहन बंगला देने वाला है, पर ये उसी को मिल पाएगा जिसकी शनि की कुंडली में स्थिति मजबूत है। अष्टक वर्ग में उनके पॉइंट अच्छे हैं, तो 7.5 ढैया होने के बावजूद अच्छा रिजल्ट अवश्य आएगा। सस महापुरुष योग भी बन रहा है, यहाँ पर 2 योग बन रहे हैं, अंबुधि सस महापुरुष योग, और बुध के साथ बैठकर ये राजयोग भी बना हुआ है बुध और शनि का, क्योंकि शनि जो है वो केंद्र के स्वामी है, बुध भाग्य के स्वामी है। चतुर्थेश और भाग्य साथ में बैठे, मतलब रियल एस्टेट, जमीन, घर आदि का लाभ हो सकता है। और अगर उस फील्ड में है आप, किसी तरह जमीन से जुड़े हुए, तो उसके लिए बहुत अच्छा खूबसूरत योग भी यहाँ पर बना हुआ है। गुरु की बात करें तो गुरु तो पंचम में बहुत श्रेष्ठ फल देते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा, शादी विवाह के लिए अच्छा है, धन की भी वृद्धि कराएंगे, आपको सोच भी अच्छी देंगे, आपको स्टॉक मार्केट आदि से भी लाभ दिला सकते हैं। हालांकि इस महीने स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के जो कारक हैं सूर्य और कहीं ना कहीं बुध भी उससे जुड़ते हैं, दोनों वक्री हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। हालांकि गुरु आपको गोल्ड आदि से फायदा करा सकते हैं। गुरु तृतीय भाव और छठे भाव के स्वामी है, पंचम में आ रहे हैं, तो पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा तो है, पर रिजल्ट कब आएगा, जब मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे और हार्ड वर्क करेंगे, और सर्विस मतलब सेवा को अपने जीवन में रखना है। जो अपने से कमजोर हैं, वृद्ध हैं, उनकी सेवा करते रहना है, तो गुरु यहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। गुरु की यहाँ से 5वीं दृष्टि नवम भाव पर है, तो अब्रॉड एजुकेशन के लिए, बाहर ले जाने के लिए, विदेश में ले जाने के लिए अच्छी है। पिता की लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, यात्रा के लिए बढ़िया है, स्पेकुलेटिव गेन के लिए, और लग्न मतलब आपके स्वास्थ्य के लिए भी गुरु यहाँ पर ठीक है। हालांकि आपके गुरु कारक ग्रह नहीं है, पर इसके बावजूद गुरु की दृष्टियां अक्सर शुभ रहती हैं। गुरु के बाद देखिए राहु की अगर हम बात कर लेते हैं, राहु तो अष्टम में है। अष्टम में राहु हो तो आयु के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। आयु मतलब स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और कहीं एक्सीडेंट वगैरह से ख्याल रखें अपना। जरूरी नहीं है एक्सीडेंट होता ही है, उनका होता है जिनका पहले तो कुंडली में इस तरह का योग हो, और उसके साथ साथ राहु की दशा महादशा भी चल रही है, और कुंडली में भी राहु कमजोर हो। सिर्फ गोचर से कुछ नहीं होता है, तो इसलिए डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। पर हाँ, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान करना बनता है, क्योंकि लग्न से अष्टम आ रहे हैं आपके, और रिश्तों में थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, पति पत्नी में, प्रेमी प्रेमिका में, और जीवन साथी जीवन संगनी में, क्योंकि यहाँ से 12 में है। इस भाव से गिनेंगे अगर हम, तो ये भाव 12 में पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में पड़ रहा है, तो 12 में मतलब लॉस का मतलब यही है कि हाँ, उस भाव पर थोड़ा ख्याल करने की आवश्यकता है। शक के बिना पे कुछ नहीं करना है, शक की बिना पर, क्योंकि राहु शक पैदा करते हैं। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार, इसको अपने कंट्रोल में रखना है, इनके कंट्रोल में नहीं रहना है। राहु यहाँ कुछ चीज़ों के लिए अच्छे भी हैं, मतलब अगर आपका कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो उसमें आपको विजय दिला सकते हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए भी ठीक है, उस मामले में भी अच्छे हैं राहु यहाँ पर। और इसके साथ साथ आप कह सकते हो कि पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए भी ठीक है। यहाँ से तीसरा है, यहाँ से गिनते तो 1 2 3, और अगर यहाँ से हम गिनते हैं तो राहु को 7 8 9 10 11, तो मतलब नौकरी जॉब आदि के लिए भी राहु यहाँ ठीक है। तो इस तरह से राहु की स्थिति होगी। राहु को शुभ करने के लिए क्या करें, माँ दुर्गा की पूजा करें, ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करें, भगवान शिव या भैरव जी की पूजा भी बहुत अच्छी रहती है। तो ये राहु का हो गया आपका। सारे ग्रहों को देख लिया हमने।
केतु अगर ऐसे में है, अगर आपकी दशा महादशा चल रही तो धन के मामले में तो कोई बड़ा निर्णय ना लें, वाणी को संभाल के रखें, गणेश जी की पूजा करें, मछलियों को सेवा करें, मछलियों को आप आटे की गोली वगैरह डाल सकते हैं। इसके साथ साथ कुत्तों के लिए कुछ करें, मत्स्य अवतार से दर्शन करें। अगर पॉसिबिलिटी है तो बुध और शनिवार को मांसाहार से बचें तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आपकी राहु की दशा है, केतु की दशा है, शनि की दशा है और समय आपको लगता है कि थोड़ा टफ है तो ये चीज़ें आप खुद ही कर सकते हैं। तो ये तो रहा इस साल का, इस महीने का, जनवरी का महीना 2022 का आपका राशिफल। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। अब बढ़ जाते हैं इस महीने के त्योहारों की तरफ। 1 ही तारीख को शनिवार को मासिक शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 2 तारीख को रविवार को पौष अमावस्या है। अमावस्या को हम पितरों से जोड़ते हैं। इस दिन दान करना पुण्य माना जाता है। मंत्रों का उच्चारण करना, अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अमावस्या के दिन घर में साफ सफाई का करना, कोई ऐसी चीज़ें जो बहुत पुराने समय से पड़ी हैं, आपको लगता है कुछ यूज तो आने वाली नहीं है तो उनको किसी को दे देना, अपने पितरों को याद करना, ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का जाप करना, गीता का पाठ करना, गीता को सुनना, खास करके 7वें अध्याय को, दूसरे अध्याय को भी सुन सकते हैं। इसके साथ साथ 13 तारीख को गुरुवार को पुत्रदा एकादशी है, मतलब संतान को प्राप्त करने के लिए ये एकादशी का विशेष महत्व है। इसकी आप कथा पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। 14 तारीख को शुक्रवार को मकर संक्रांति है और पोंगल भी है। सूर्य नारायण जो है वो उत्तरायण होंगे, बहुत अच्छी बात है। 15 तारीख को शनिवार को प्रदोष व्रत है और 17 तारीख को सोमवार को पूर्णिमा है आपकी। पूर्णिमा को चंद्रमा से मन को शांति प्रदान करने वाला, धन प्रदान करने वाला ये व्रत है। इसके साथ साथ 21 तारीख को शुक्रवार को संकष्टी है, 28 तारीख को शुक्रवार को षठतिला एकादशी है, 30 तारीख को रविवार को मासिक शिवरात्रि है। तो इस तरह से ये इस महीने के त्योहार हुए। अब इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं यहाँ पर। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।